हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, इस समय जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हमारा बीए सेकंड ईयर। जी हाँ, बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस पढ़ रहे थे, जो कि होम साइंस यानी पेपर आपका क्या है, तो आपका आवास और प्रसार शिक्षा है। ठीक है, पेपर का नाम है आपका आवास एवं सतत शिक्षा यानी प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो हाउसिंग एंड आपको एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना है आपके होम साइंस में। ओके, तो इस समय हम लोग किसको देख रहे थे, तो हाउसिंग को देख रहे थे, यानी फर्स्ट पेपर आपका जो हाउसिंग है उसको देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो है पार्ट वन पढ़ लिया था क्या। तो जो हमारा पार्ट वन था उसको हमने पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने एक घर का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ओके, घर की विशेषताएं क्या होती है, घर की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारे टॉपिक को मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का ही आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं। यूँ समझ जाइए कि ये हर बार पूछा गया, जब आपका सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता था तब भी इससे क्वेश्चन बनते थे, और आज भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनने की पूरी संभावना होती है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सेमेस्टर के जो है वीडियो आराम से आपको मिलते जाएंगे, वो भी फ्री में। ओके, तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आज हमारा जो है वो है कि आपका एक आदर्श आवास की क्या करना है। यहाँ पे अर्थ और विशेषता जानना है। एक आदर्श आवास क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आदर्श जो है ये कोई नहीं, एक आदर्श मकान हम उस मकान को कहते हैं जो हमें प्रकृति के सभी लाभ हो, जैसे हवा, प्रकाश प्रकाश हो, या क्या कहते हैं, ठीक है, प्रकाश हो गया, यहाँ पे थोड़ा से हवा, प्रकाश और धूप। ओके, यहाँ पे दो आप हो गया है, इसको धूप कर दीजिए, धूप। ठीक है, इन सबसे हमारी क्या कर रहा है, सबसे अधिक लाभ हमारी आवश्यकता अनुसार दिलाता हो, जिसकी जिसकी योजना हमारी प्रकृति और आवश्यकता, ये आवश्यकता है, आवश्यकता, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगी। आवश्यकता एवं आदतों के अनुसार हो, तथा उसमें लोचमय हो, जो कि लोचमय हो, जिसका रख रखाव सफाई आसान हो। ठीक है, आसानी से होता हो, जिसमें रहकर हमें सुख एवं संतोष प्राप्त होता है, वो हमारा क्या होता है, एक आदर्श मकान होता है। क्या होता है, तो वो एक आदर्श मकान होता है, यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसमें हमारी सभी सुविधाएं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब हमें पूरा हो जाए। ठीक है, उसमें रह के हमें संतोष संतोष मिले, संतुष्टि मिले, जहाँ पे हम एक शांति प्रिय वातावरण हमें दे सके। वो एक घर जो होता है वो कैसा होता है, एक आदर्श मकान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आदर्श मकान कहलाता है। ये आपकी आदर्श मकान थी। अब यहाँ पे अगर हम लोग किसकी बात करेंगे, एक आदर्श मकान की विशेषता क्या क्या होती है। ओके, तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे जब। तो इसका पहला जो होगा, एक आदर्श मकान जो होता है, भूखंड का आकार तथा भौतिक विशेषता। ठीक है, एक आदर्श मकान की विशेषता जो होती है वो होता है क्या, कि उसकी जो हम लोग एक घर बनाने के लिए, ओके, जो घर बनाने के लिए हम एक घर का चुनाव कर रहे हैं, सबसे पहले चुनाव ही तो करेंगे। तो उस चुनाव के लिए जो हम जो भी वातावरण देखेंगे वहां पे, ओके, जैसे एक आदर्श मकान के लिए भूखंड का जब हम चुनाव करते हैं तो सबसे पहले वहां पे भूखंड का चुनाव परिवार की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परिवार की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि भौतिक गुण हो गए, भौतिक गुण में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हवा हो जाएगा आपका। ओके, हवा हो गया, पानी की सुविधा हो गई आपकी, सड़क की स्थिति कैसी है, और सड़क की स्थिति कैसी हो गई, आसपास के मकान कैसे हैं, भूखंड की जो नगर में स्थिति है, यानी जहाँ पे हम मकान, एक आदर्श मकान बनाने जा रहे हैं वहाँ पे नगर निगम में उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा क्या है। ठीक, इसका हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। साथ ही भूमि कैसी है आपकी, रेतीली है, पथरीली है, कंकीली हो, ठीक है, इन सब पे ध्यान रखेंगे। आपका भूखंड जहाँ पे है वहाँ पे आसपास पानी का भराव भराव ना होता हो, कूड़े का ढेर ना हो, साथ ही नगर पालिका की देखरेख में होना चाहिए ऐसी स्थिति में। और साथ ही कुछ सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं, जैसे यातायात के साधन हो गए, खरीदारी केंद्र हो गया आपका, स्कूल हो गया, मकान हो गया, क्लब हो गया, मंदिर हो गया, ये सब क्या होने चाहिए, आसपास ही होने चाहिए। ठीक, कहने का ओवरऑल मतलब क्या है कि जब हम एक आदर्श मकान बना रहे हैं, या आदर्श मकान किसे कहते हैं, तो उसकी जो विशेषता होती है, उसका भूमि खंड का आकार कैसा हो, और वहाँ की भौतिक विशेषताएं कैसी हो, यानी कि मौसम, हवा, पानी की सुविधा कैसी, यातायात का साधन कैसे है, नगर पालिका में उसकी स्थिति क्या है, आसपास कूड़े ना हो। तो ये सारे पॉइंट आपके आ जाते हैं।
दूसरी विशेषता जो होती है वो दिशा होती है। अब दूसरी विशेषता अगर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, दिशा की, तो एक आदर्श मकान की अगर हम दिशा की बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक जो उपयोगी माना जाता है वो कौन सी दिशा होती है, तो दिशा वो सबसे अच्छी दिशा उसे पूर्व की दिशा ही मानी जाती है। ओके, ठीक है, पूर्व की दिशा होती है, ये सबसे अच्छी होती है। और ये क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक बचना तथा आवश्यकता अनुसार हवा धूप प्रकाश देना उचित दिशा की स्थिति में ही संभव हो पाता है। और ये दिशा आपका सबसे अच्छा कौन सा होता है, मैंने बताया सबसे अच्छी दिशा आपकी पूर्व दिशा होती है। ठीक है, आपकी पूर्व दिशा होती है जिसे पूर्व मुखी भी कहा जाता है। उत्तर एवं दक्षिण केंद्रीय, ठीक है, उत्तर एवं केंद्रीय भारत में पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम आदर्श दिशा स्थित मानी जाती है। कौन कौन सा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो हमारी उत्तरी क्या है, उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत में क्या होता है, तो उत्तरी भारत में जो घर का एक उत्तम दिशा माना गया है वो आपका क्या होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है आपका, और साथ ही आपका क्या होता है, पूर्व उत्तर पश्चिम होता है। क्या होता है, उत्तर पश्चिम की दिशा जो होती है इसे एक आदर्श दिशा के रूप में माना जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आवश्यकताएं होती है, जैसे कि अब देखिए पश्चिम और दक्षिण की दिशा के मकान क्या होते हैं, अधिक गर्म होते हैं, इसलिए उधर अधिक गर्म होते हैं क्योंकि उधर जाके सूर्य अधिक देर तक रुकता है। तो ऐसे में जो ये वहाँ की जो घर होती है, उधर की दीवारें जो होती हैं उन दीवारों के को मोटा बनवाना चाहिए। उधर आप बरामदा बना सकते हो, बरामदा अगर बना रहेगा तो ठंडी में आप लोग को लाभ देगा। ठीक है, आपका 3 पॉइंट जो होगा न्यू होता है। अब न्यू देखिए, घर का न्यू, लोग कहते हैं जब न्यू ही नहीं मजबूत था तो घर कैसे रुकेगा, तो इसीलिए घर का न्यू जो है बहुत मजबूत बनाना चाहिए। पहले क्या होता था, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े बड़े गड्ढे खोदने पे उसके बाद उसमें भराई किया जाता था, तो उसके न्यू तैयार किए जाते थे। आजकल के न्यू आप लोगों ने भी देखा है, आजकल के न्यू तो वो बीम वाला होता है, बीम वाले चल गए हैं, ये भी मजबूत होते हैं। तो ये लंबे लंबे बीम बन जाते हैं, कॉलम बन जाते हैं घर, ठीक है, ये भूमि में गहराई तक डाले जाते हैं, अच्छे होते हैं। इन्हें सीमेंट और जो है कंक्रीट से भर दिया जाता है। न्यू की गहराई भवन की ऊंचाई के जो है प्रकार के अनुसार खोदनी चाहिए, यानी आप कितना उस पर तल्ला बनवाने वाले हैं, कितने फ्लोर का आपका घर बनने वाला है, उस अनुसार के न्यू को भी एक अच्छा बनाना चाहिए। अब कुर्सी की बात आ गई, कुर्सी या मंच। अब देखिए जो ये न्यू बनता है, यानी कि ये पोल बना है, न्यू होता है, उसके ऊपर एक हम लोग कुर्सी बनाते हैं। इस तरह से सबने अपने अपने घर में देखा होगा, थोड़ा से निकला होता है, उसे ही कुर्सी कहते हैं। और ये मकान की जो कुर्सी होती है ये उचित महत्व देना चाहिए इसे, क्योंकि कुर्सी चिकनी या अन्य मिट्टी के बने फर्श वर्षा में सील जाते हैं। ठीक है, जो कुर्सी होती है उसमें क्या होती है, सीलन चली जाती है, और सीलन जाने से क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है, घर में नमी बनी रहती है। तो एक आदर्श मकान बनाने के लिए कम से कम कितना, तो 3 फीट की जो कुर्सी होती है ये उत्तम मानी जाती है। कितना, तो 3 फीट की जो कुर्सी बनती है ये सबसे उत्तम होती है। ओके, कुर्सी की ऊंचाई कितनी, तो आप बताएंगे मैम 3 फीट। ये आपके बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है, तो 3 फीट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि एक आदर्श मकान की जो कुर्सी की ऊंचाई होती है ये 3 फीट होती है। बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब आपका आ जाता है फर्श। तो फर्श भी बहुत ही मजबूत और बहुत सुंदर होना चाहिए। एक आदर्श मकान का फर्श जो है सीलन और रोधक होना चाहिए, मजबूत और आसानी से साफ होने वाला होना चाहिए। फर्श के जोड़े भी अच्छे होने चाहिए ताकि उसमें क्या हो, गंदगी ना जमे पाए। ठीक है, अब देखिए फर्श टाइल्स तथा जो है मोजाइक जो होते हैं इनसे इनको उपयुक्त किया जाता है। आप लोग को भी पता है आजकल सबसे ज़्यादा ये प्रचलन में ईंट या सीमेंट का जो फर्श होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे मान लीजिए फर्श बना होता है ईंट का, तो उसमें ऐसे ऐसे दरारें पड़ जाती है तो वो खराब जाती है। तो सबसे अच्छा आपकी टाइल्स हो गया, ठीक है, टाइल्स हो गया, मोजाइक हो गया, इन सब का ही प्रयोग है। और संगमरमर का भी प्रयोग करते हैं, सबसे महंगा फर्श होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है उपयोग में लाए जाते हैं। फर्श लगाने से पूर्व मंच के ऊपर गार्डन का जाल बिछाकर सीमेंट कंक्रीट का भराव कर देना चाहिए, जिससे क्या होती है, मजबूती अधिक हो जाती है और सीलन नहीं होता है। ओके, 6 पॉइंट आपकी दीवारें आ जाएंगी। अब दीवारें भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए दीवारों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7 फुट का होना चाहिए, यानी 7 फुट का होना चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए, कम से कम 7, तो आप बोल सकते हैं 7 से 12 फीट होना चाहिए, अधिकतम 12 फीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और छोटे घरों में, छोटे घर हैं अगर, तो वहाँ पे 10 फीट का ही आपका दीवार जो है उपयुक्त मान लिया जाता है। ठीक है, अब दीवार की अगर हम लोग मोटाई की बात कर लें तो ये इसकी मोटाई 6 इंच होनी चाहिए। 6 इंच, ये 6 इंच का 6 से 6 इंच जो इंच होना चाहिए, या आपका 1 फीट से 6 इंच मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग 1 फीट से 6 इंच का दीवार जो होता है ये उत्तम माना जाता है।
ठीक है, क्या होता है, उत्तम होता है। सामान्यतः 9 इंच या 1 फुट की दीवारें ठीक होती हैं। दीवारों के ऊपर सीमेंट का पलस्तर किया जाता है। आप लोग को पता है, मजबूती होती है, सुंदरता बढ़ जाती है, उस पर जो है रंगाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दीवार पे किए जाते हैं, जिससे उसकी मजबूती भी अच्छी हो जाती है, उसके रख रखाव भी कठिन नहीं होते हैं। ठीक, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ये मैंने एवरेज आपको बताया है कि दीवार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों के जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप लोग, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ओके, सभी यूनिवर्सिटी के जो है बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे आपका लिखित पेपर हो रहा हो या आपका क्या हो, बहुविकल्पीय होता हो। तो बहुविकल्पीय में भी ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब आ गई खिड़कियाँ। तो खिड़कियों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी, तो खिड़कियों की बात करें तो खिड़कियों की जो यहाँ पे कहा गया है कि खिड़कियाँ, एक आदर्श मकान में खिड़कियों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। या ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कीमत दीवार की कीमत से काफ़ी अधिक होती है, खिड़की की होती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही उन्हें लगाना चाहिए। गर्म तथा शुष्क देशों में क्या करना चाहिए, खिड़कियों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का कितना होना चाहिए, तो कमरे के क्षेत्रफल का, जहाँ पे आपका क्या है, गर्म प्लस आपका शुष्क जो है देश है, तो वहाँ पे कमरों के क्षेत्रफल का 8% क्या होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए। और जहाँ पे गर्म और नर्म क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जो है कमरे के क्षेत्रफल से 15% खिड़की होना चाहिए। ठीक है, रसोई घर की खिड़की ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ से अच्छी रोशनी भी आ सके, प्रकाश आए, उजाला रहे, गैस भी निकलती रहे। तो ये खिड़की की बात हो गई। अब संवहन की बात कर लेते हैं, वेंटिलेशन। तो संवहन भी एक खिड़की, यहाँ पे अगर बात किया जाए सम्मान की, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए क्या होता है, प्रत्येक घर में अच्छे सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिए। रोशनदान दरवाजे के ऊपर या छत से थोड़ी नीचे होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रोशनदान से ही क्या होते हैं, अशुद्ध वायु बाहर निकलते हैं और शुद्ध वायु दरवाजे और खिड़की से अंदर आते हैं। क्योंकि शुद्ध वायु भारी होते हैं और जो अशुद्ध वायु हो जाते हैं वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं और रोशनदान से निकल जाते हैं। तो रोशनदार घर के दरवाजे के ऊपर होने चाहिए, जिससे वो आसानी से वहाँ से गर्म हवाएं निकल जाएं। ओके, और जिस घर में जो है रसोई घर का धुआं तथा गंध बाहर निकालने के लिए शुद्ध वातावरण भी बना रहता है, उसके लिए आप लोग एग्जॉस्ट फैन वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं सम्मोहन बनाने के लिए। ओके, वीडियो मैं ज़्यादा समझा रही हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। हर एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ आप लोगों का। तो आप लोग जो है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैं कई टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। अब आता है पानी का प्रबंध। तो पानी का प्रबंध भी अच्छा होना चाहिए। एक स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी पीने योग्य, पकाने की, स्वच्छता, नहाने के लिए, मतलब पानी का निष्कासन, पानी के निकलने के लिए भी नाली वगैरह का प्रबंध होना चाहिए। नगरों में नगर पालिका द्वारा जल का वितरण किया जाता है। इसके लिए घर में पानी की टंकी लगवानी पड़ती है, ताकि 24 घंटे जो है पानी मिल सके। ओके, विद्युत की व्यवस्था। तो विद्युत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। घर में अच्छे वातावरण के लिए विद्युत भी होती है। घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या जो भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता ही है कि लाइट का आजकल कितना महत्व है। तो इसकी भी एक आदर्श मकान में लाइट की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। ओके, नालियों की व्यवस्था। अब देखिए, घर में जब नालियों की व्यवस्था की बात, जल की बात आती है, तो नालियों की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए। यानी कि घर की गंदगी है, गंदे पानी है, उसको दूर बाहर नाली में निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए। नाली की अधिक सुविधा होनी चाहिए। तो ये आपका क्या था, एक आदर्श जो है घर की विशेषता थी। ओके, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो एक आदर्श घर की विशेषता पढ़ी। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे घर तथा मकान में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका बार बार बनता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर, ठीक है, घर तथा मकान में अंतर। तो अगर घर और मकान में अंतर की बात हम लोग करेंगे, तो अगर हम लोग, जैसे एक बात आती है यहाँ पे कि एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। यानी वो एकदम ऐसे हम लोग जनरली कहते हैं नहीं, जड़ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मूर्ख है। तो उसी तरह से अगर हम लोग एक जड़ की निर्जीव की बात कर लेते हैं, कि जड़ और चेतन की बात कर लेते हैं, ठीक है, चेतन की बात कर लेते हैं, तो जड़ जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाउस होता है, मकान होता है। ठीक है, मकान होता है। और घर की बात करें तो वो चेतन होता है, उसमें जीव होता है, जो वहाँ पे जो मकान है वो एक जड़ संरचना होती है, जिसमें प्रकृति के परिवर्तन से कोई भी, यानी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन हो, घर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन घर जो होता है वो क्या होता है, एक भावात्मक चेतना भावना है,
जो कि क्या होता है, जो घर में निवास करने वाले यानी कि जो परिवार में निवास करने वाले लोग होते हैं उनके संबंधों से पलती फूलती है। ठीक है, अगर हम लोग इसी को सरल रूपों में बात कर लेते हैं तो घर जो होता है मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा होती है। क्या होती है? तो आप लोग कह सकते हैं इजिली कि घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली एक आत्मा होती है। ओके, क्या होती है? आत्मा होती है। तो घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली एक आत्मा होती है। इतना बड़ा अंतर होता है आपके घर और मकान में। तो अगर हम लोग इसके अंतर के बारे में देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया, आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है वो क्या है कि परिवार एक सीमित क्षेत्र होता है। क्या आपका घर जो होता है एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें परिवार के सदस्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम लोग मकान की बात कर लेते हैं तो एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें आवास की परेशानियों पर प्रभाव डालने वाले घटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे कि तो घर जो होता है समान रूप से शादी के उपरांत ही बदला जाता है। ठीक है, जैसे घर की बेटियां हैं तो शादी के बाद ही उसका घर बदलता है, लेकिन आवास जो होता है एक आवास जो होता है या मकान जो होता है ये परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है हम लोग मकान को बदलते जाते हैं, लेकिन घर जो होता है, घर हमारा जो होता है भावात्मक जो वहाँ पे जुड़ाव होता है वो शादी के बाद ही जनरली चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होगा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग का वीडियो लंबा ना हो और आप लोग देख सकें बिना बोर हुए। ओके, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे घर एक मानसिक तथा भावात्मक जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ठीक है, और अगर हम लोग घर की बात कर लेते हैं कि एक मकान क्या होता है, ये आवास है। मकान क्या होता है, एक भौतिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? भौतिक आवश्यकता होती है। ये कैसा होता है? भावात्मक आवश्यकता। ये आवश्यकता है और आवश्यकता लिख होता है। ठीक है, तो आवास एक भौतिक आवश्यकता होती है, लेकिन घर की बात करेंगे तो मानसिक और भावात्मक आवश्यकता होती है। अगर वहीं पे हम लोग फोन नंबर की बात कर लेते हैं तो फोन नंबर में अगर हम लोग समुदाय मकान को घर के रूप में प्रयोग करने के लिए सुविधाएं देता है, और जबकि अगर आवास की बात करें तो आवास समुदाय से संबंधित है जो परिवार को प्राप्त करने का मौका देता है। ठीक है, 5 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है आप लोगों का। 5 नंबर पे है कि घर परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, प्रेम व एक दूसरे के प्रति भावना बनाता है, और मकान जो होता है से बनता है, और मकान जो होता है ईंट पत्थर व सीमेंट से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? तो सीमेंट से बनता है। मकान की स्थिति जो है, मकान के जो स्थायित्व होते हैं वो एक सीमित अवधि के लिए होता है, लेकिन घर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अखंड होता है, जो कि समाज में इसकी जीवंत अच्छा यानी जीवंत उपरांत तक एक घर एक या एक से अधिक घरों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का मतलब समझ रहे हैं? मकान क्या है? मकान एक सीमित अवधि के लिए बनाया गया, बाद में उसका काम खत्म हो गया या उसमें कोई कमियां आ गई तो तुड़वा के दूसरा बन जाता है। लेकिन एक घर जो होता है वो जीवांतरण के लिए होता है, उसी घर से एक घर दूसरा घर, इस तरह से घर का निर्माण होता है। कहने का मतलब इतना है। तो ये आपके घर और आवास में अंतर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है घर के निर्माण की आवश्यकता। अब घर के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक गृह जो बनाने की बात आती है, क्यों बनता है, इसके बारे में देखेंगे। तो घर के निर्माण के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं? तो उद्देश्य होते हैं जैसे निवास के लिए स्थान देता है। घर हम किस लिए बनाते हैं? अपने निवास के लिए, जो हमें एक स्थान प्रदान करता है। दूसरा है आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाता है। घर हमारा एक ऐसा आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है तो हम घर में अपने सुरक्षित रहते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, एक जो आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है उससे हम बच जाते हैं। घर में ही आके हमें क्या मिलता है? मानसिक संतोष मिलता है। तो घर में जब हम लोग रहते हैं, मकान में आते हैं, तो वहाँ आके हमें जो मानसिक संतोष मिलता है वो भी कार्य किसके लिए होता है? तो घर का ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है परिवार की गोपनीयता प्रदान करता है। बिल्कुल सही है कि अगर किसी परिवार को अपनी गोपनीयता प्रदान करता है, हम समाज में हर समय समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे अपने हर जो है क्रियाकलाप को नहीं कर सकते, लेकिन एक परिवार एक मकान जो होता है ये हमारे परिवार को गोपनीयता प्रदान करता है। ओके, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो या जो मानसिक संतुलन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर आता है मौसम और प्राकृतिक प्रदूषण से बचाता है। तो घर हमारा कैसा है? घर में आंधी तूफान कुछ भी आता है, कोई भी प्रदूषण फैलता है, हम लोग घर में सेफली, मकान में सेफली रह जाते हैं, उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लास्ट पॉइंट आपका जो है वो बच्चों के खेलने
वाले खेलने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है। ठीक है, बच्चों के खेलने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको आज यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 टॉपिक कवर किया है। एक आदर्श मकान की अर्थ और उसकी विशेषता को मैंने बताया है, भूमिखंड का आकार, भौतिक विशेषता, दिशा, न्यू, कुर्सी तथा मंच कैसा होना चाहिए, फर्श कैसे होने चाहिए, दीवारें कैसे होनी चाहिए, छत कैसी होनी चाहिए, खिड़कियाँ कैसे होते हैं, दरवाजे, ये सब एक आदर्श मकान की विशेषता आप लोगों ने पढ़ी। देन मैंने आपको घर अथवा आवास में अंतर यानी कि घर तथा मकान में अंतर बताया है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट हमने घर के निर्माण के उद्देश्य, घर हम किस लिए बनाते हैं, इसके उद्देश्य को बताया। आई होप आप लोग को ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।